दोस्तों, इस वीडियो में हम इंटरप्रिटेशन से जुड़ी एक और मैगजीन पे बात करेंगे। यह एक लैटिन मैगजीन है जिसका नाम है जेंदेलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट। अर्थ यह निकलता है सामान्य कथन विशिष्ट का अल्पीकरण नहीं करती। आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, जहाँ पर एक सामान्य और एक विशिष्ट उपबंध में अंतर विरोध हो, जहाँ पर सामान्य नियम हो और विशिष्ट नियम हो और दोनों में अंतर विरोध हो, तो जो पश्चातवर्ती विशिष्ट उपबंध है वही प्रभावी होगा, न कि सामान्य नियम प्रभावी होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। सामान्य नियम और विशिष्ट नियम में दो तरह से अंतर विरोध हो सकता है। आइए हम दोनों प्रकारों की बात करते हैं कि कैसे कैसे उन दोनों में अंतर विरोध हो सकता है। पहला प्रकार दोस्तों, जहाँ पर एक ही संविधि के अलग अलग उपबंधों के बीच अंतर विरोध हो, जिसमें से एक विशिष्ट हो और दूसरा सामान्य हो। आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे आप कोई अधिनियम ले लीजिए, जैसे आप संविदा अधिनियम ले लीजिए, अगर उसमें सेक्शन 4 और सेक्शन 5 के बीच में अगर अंतर विरोध हो जाए और सेक्शन 4 सामान्य हो और सेक्शन 5 विशिष्ट हो, तो वहाँ पे सेक्शन 5 प्रभावी होगा। इसके बाद दूसरा प्रकार यह है दोस्तों, जहाँ अलग अलग संविधि के बीच अंतर विरोध हो और जिसमें से एक विशिष्ट हो और दूसरा सामान्य हो। आप ऐसे समझ सकते हैं, एक आपका अधिनियम संविदा अधिनियम हो गया, एक एविडेंस एक्ट हो गया, और दोनों में अगर कन्फ्लिक्ट है तो जो विशिष्ट नियम होगा वो प्रभावी होगा। आइए चलते हैं और हम थोड़ा अच्छे से इसको एलुब्रेट करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले पहला वाला प्रकार उठाएंगे कि जहाँ पर एक ही संविधि के दो उपबंध हो और दोनों में अगर कन्फ्लिक्ट हो, विवाद हो, तो बाद वाला जो विशिष्ट नियम है वो प्रभावी होगा। हम बात करेंगे सबसे पहले दोस्तों इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की। हम केस लेंगे दोस्तों, केस का नाम है पंडित एम शर्मा वर्सेस श्री कृष्ण सिन्हा, जो आपका 1959 का केस है। इसमें क्या था दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 194(3) और अनुच्छेद 19(1) के बीच अंतर विरोध उत्पन्न हुआ। आप जानते हैं, दोनों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात, बोलने की स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। 19(1) बोलने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन जो 194(3) है वह आपकी संसद से जुड़ा हुआ है कि आप संसद की बातों का बाहर प्रकाशन नहीं कर सकते। अगर आप ये कहें संसद के सदस्य होने के नाते कि हमारी बोलने की स्वतंत्रता है, हम इसका प्रकाशन कहीं भी कर सकते हैं, तो नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। जिस चीज़ों को संसद ने रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, आप उनको बाहर पब्लिश नहीं कर सकते। तो जब मामला न्यायालय में गया तो जो आपका आर्टिकल 19(1) है वह सामान्य नियम है, और जो आर्टिकल 194 का क्लास 3 है वह विशिष्ट नियम है। इसलिए यहाँ पर उन आर्टिकल 19(1) को प्रधानता न देते हुए आर्टिकल 194(3) को प्रभावी माना गया, मतलब इसे ज़्यादा वरीयता प्रदान की गई। वहाँ पर 194(3) के उपबंध को प्रभावी माना गया। और दोस्तों, अब हम ये कैसे देखेंगे कि सामान्य नियम कौन सा है और स्पेशल नियम कौन सा है। तो जहाँ तक आपको मालूम होगा दोस्तों, आर्टिकल 19(1) जो हमें स्वतंत्रता देता है वह सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, लेकिन जो आर्टिकल 194 है वह राज्य विधानमंडल के सदस्यों को ही प्राप्त है, इसलिए वह स्पेशल हुआ। इसलिए यहाँ पर 194(3) को वरीयता प्रदान की गई। अब इसी क्रम में है दोस्तों, हम सेकेंड केस लेंगे, वह लेंगे के.एम. नानावती वर्सेज बम्बई राज्य। यह बहुत फेमस केस है दोस्तों। इसमें क्या किया था, राज्यपाल ने क्षमा प्रदान कर दिया था नानावती को, तो उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल को जो अधिकार प्राप्त है आर्टिकल 161 के अंतर्गत, उसे सामान्य नियम मानते हुए और अपने जो संविधान सुप्रीम कोर्ट को
आर्टिकल 142 के अंतर्गत जो शक्ति प्राप्त है उसके अधीन माना और कहा कि जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में अगर पहुंच जाता है और अगर विचाराधीन है तो वहाँ पे राज्यपाल की जो शक्ति है वह सीमित हो जाती है, कम हो जाती है, वहाँ पे वह उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। इसलिए आपने यहाँ देखा दोस्तो61 कि सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 142 को विशिष्ट नियम मानकर उसे प्रधानता दी गई और जो राज्यपाल को 161 में जो अधिकार प्रदान है क्षमादान का अधिकार, उसे एक सामान्य नियम माना गया। हाँ दोस्तों, अब हम दूसरे नियम के बारे में बात करेंगे कि जब दो अलग अलग संविधियों के बारे में आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाए, मैटर एक ही हो लेकिन दो अलग अलग संविधियाँ आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाए, उसमें विवाद उत्पन्न हो, तो इसमें हम बात करेंगे दोस्तों खानगुल वर्सेज लाखा सिंह। आपने देखा होगा दोस्तों, आपके भारतीय संविधान अधिनियम में कहा गया है सेक्शन 11 की माइनर द्वारा किया गया करार शून्य है और एविडेंस एक्ट 1872 उसके सेक्शन 115 में कहा गया है, उसमें विबंध का सिद्धांत है कि व्यक्ति अगर जो कुछ कहेगा वह उसके लिए बाध्य होगा। तो अगर कोई बच्चा अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगर एविडेंस को देखा जाए तो उसके लिए वह बाध्य होगा, तो उस संविदा को प्रवर्तनीय बनाना पड़ेगा और इसलिए इन दोनों में कन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि इसके अनुसार अगर व्यक्ति अपने वचन को दे रहा है तो वह उससे बाध्य होगा, लेकिन संविदा अधिनियम कहती है कि अगर वह व्यक्ति माइनर है तो वह संविदा नहीं मानी जाएगी, वह करार शून्य होगा। इन दोनों में अंतर विरोध उत्पन्न हुआ तो न्यायालय द्वारा कहा गया यह जो सिद्धांत है एविडेंस एक्ट का वह एक सामान्य नियम है और कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 11 एक स्पेशल नियम है, इसलिए यहाँ पर संविदा अधिनियम के इस सेक्शन 11 को प्रधानता दी गई। तो दोस्तों, जैसा कि आप ने इस रूल के बारे में जाना, जनरलिया स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट, सामान्य कथन विशिष्ट का अल्पीकरण नहीं करते, मतलब जहाँ पर एक ही मैटर के बारे में दो उपबंध हो, चाहे वह दो अलग अलग संविधियों में हो या एक ही अलग संविधि में हो, तो जो पश्चातवर्ती नियम होगा, जो विशिष्ट नियम होगा, वही प्रभावी माना जाएगा। थैंक यू दोस्तों।